अस्सलाम वालेकुम। लास्ट 3 वीडियोस के अंदर हम सीवीपी एनालिसिस देख रहे थे और उसमें हम सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे और वहाँ पे हम मेजर अपने टॉपिक्स कवर कर चुके थे, जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स, टारगेट प्रॉफिट यूनिट्स और टारगेट प्रॉफिट सेल्स हम कर चुके थे बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। अब एक लास्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक रह गया है सिंगल प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और उसके अंदर भी हमारे पास 4 फॉर्मूले या 4 छोटे-छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो या इन परसेंटेज कह सकते हैं, और लास्ट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना यूजिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जाने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। फिर हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल लेने के बाद इसको हम लेके आएंगे कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कि फाइनेंशियली क्या सेफ्टी होती है और उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और फिर फाइनली हम इसको लेके आ जाएंगे सीवीपी एनालिसिस पे। तो हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में करना क्या है। तो एक छोटी सी इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैं एक शॉप पे खड़ा होता, किसी भी शॉप पे, और वहाँ से मेरा काम खत्म हो गया और मैं आगे वहाँ से चला गया। तो अभी मैं 500 मीटर वहाँ से आगे ही गया था, तो मुझे ये खबर मिली कि जिस शॉप से मैं अभी गया हूँ, 500 मीटर ही आगे गया था, सपोज 2 मिनट लगे मुझे आगे जाने में, तो 2 मिनट पहले मैं जिस शॉप पे खड़ा हुआ था, वहाँ पे कोई अनफेवरेबल सिचुएशन अकर हो गई है। वो अनफेवरेबल सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बहरहाल अनफेवरेबल सिचुएशन कोई वहाँ पे अकर हो गई है। तो मैं डायरेक्टली क्या कहूँगा कि खुदा का शुक्र है कि मैं सेफ हो गया। कैसे सेफ हो गया? कि मैं उस अनफेवरेबल पोज़ीशन से दूर आ गया। तो सेफ्टी क्या होती है? किसी भी अनफेवरेबल पोज़ीशन से दूर रहना, ये कहलाता है सेफ्टी। और मुझे किसने, या मैं जो डिस्टेंस मैंने कवर किया 500 मीटर, तो कितने डिस्टेंस ने मुझे उस अनफेवरेबल सिचुएशन से दूर रखा या उस अनफेवरेबल सिचुएशन से बचा के रखा? वो 500 मीटर का जो डिस्टेंस है, उसने मुझे उस अनफेवरेबल पोजीशन से सेव करा। तो ये जो 500 मीटर का डिफरेंस है मेरे और अनफेवरेबल सिचुएशन के बीच में, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। तो सेफ्टी क्या होता है? अनफेवरेबल पोजीशन से दूर होना। दूर होने का मतलब पॉजिटिव साइड पे दूर होना। और जितना ज्यादा मैं दूर हूँ या अनफेवरेबल पोजीशन से मैं जितना ज्यादा पॉजिटिव साइड पे हूँ, वो कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके आ जाते हैं कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अंदर, तो कंपनी के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन कब होती है? तो ऑब्वियस सी बात है, सभी कहेंगे कि जब कंपनी लॉस में हो। ठीक है, लेकिन उस अनफेवरेबल पोजीशन की स्टार्ट कहाँ से होती है? तो देखें, सिंपल सी बात है कि कोई भी बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका बेसिक काम होता है या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि उसको पता है कि जितना पैसा उसने लगाया है, वो बढ़ेगा उस वक्त जब प्रॉफिट होगा। अगर $1 का प्रॉफिट भी होगा ना, उससे हमारा कैपिटल या हमारी इक्विटी या हमारे नेट एसेट्स बढ़ेंगे। ठीक है, अगर एक बंदे ने पैसा लगाया और पूरे साल के अंदर जितना रेवेन्यू अर्न किया, कॉस्ट भी उतनी थी, मतलब कि जीरो प्रॉफिट, तो क्या उसके कैपिटल में कुछ इंक्रीज आया? कुछ इंक्रीज नहीं आया। तो पूरे साल उसने मेहनत की, उसका कैपिटल वहीं पे ही था जिसने पे उसने पिछले साल के एंड पे या करंट ईयर के स्टार्ट पे बिजनेस शुरू किया था। तो अगर देखा जाए तो अनफेवरेबल पोजीशन होती लॉस पे, लेकिन अनफेवरेबल पोजीशन की कंपनी के लिए स्टार्ट होती है जीरो प्रॉफिट से, यानी कि ब्रेक इवन से। अगर कंपनी ब्रेक इवन पे, इसका मतलब आपने पूरे साल मेहनत की और $1 से भी आपका $1 से भी आपकी जो इक्विटी है, आपका जो कैपिटल है, वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो कंपनी के लिए अनफेवरेबल पोजीशन होती लॉस में, लेकिन उसकी स्टार्ट कहां से शुरू हो जाती है? जीरो प्रॉफिट से, ब्रेक इवन से। तो अगर फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर सेफ्टी की बात की जाए, तो हम सेफ कब होंगे? जब हम अनफेवरेबल पोजीशन यानी कि ब्रेक इवन से दूर होंगे। दूर होने का मतलब पॉजिटिव साइड पे दूर होना। मतलब कि अगर मैं जीरो प्रॉफिट से पॉजिटिव साइड्स पे दूर हूं, मतलब कि अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट में है, सही है, ब्रेक इवन पे नहीं है, प्रॉफिट में, तो इसका मतलब मैं सेफ हूं। और जितना ज्यादा प्रॉफिट में हूं, वो कहलाएगा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसी कॉन्सेप्ट को ले आते हैं सीवीपी एनालिसिस के ऊपर। तो सीवीपी एनालिसिस में हमने दो चीजें कैलकुलेट की थी, एक यूनिट्स और एक सेल्स। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं यूनिट्स के बारे में बात करूं, तो मैं यूनिट्स के लिहाज से सेफ कब हूंगा?
तो पहले तो ये देखेंगे भाई यूनिट्स के लिहाज से अनफेवरेबल सिचुएशन कौन सी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अनफेवरेबल सिचुएशन क्या होगी बिजनेस में, ब्रेक इवन। तो इसका मतलब कि बिजनेस के अंदर यूनिट्स के लिहाज से अनफेवरेबल सिचुएशन कौन सी होगी, ब्रेक इवन यूनिट्स। वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि कंपनी बना के सेल करे तो वो जीरो प्रॉफिट पे आ जाए, मतलब के ब्रेक इवन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन यूनिट्स कंपनी के लिए एक तरीके से अनफेवरेबल पोजीशन होती है। तो कंपनी सेफ साइड पे कब होगी, जब कंपनी ब्रेक इवन यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बना के सेल करे। जैसे कि अगर मुझे ब्रेक इवन पे आने के लिए 10 यूनिट्स बना के सेल करना है और मैं 12 यूनिट्स बना के सेल कर रहा हूं, तो जितने एडिशनल यूनिट्स में बना रहा हूं, 2 एडिशनल यूनिट्स, उन 2 एडिशनल यूनिट्स ने मुझे अनफेवरेबल पोजीशन यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से सेव किया हुआ है। सही है। ये जो 2 एडिशनल यूनिट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। तो सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं, मैं ये देखूं कि कंपनी की यूनिट्स के लिहाज से अनफेवरेबल पोजीशन कब होगी, वो होगी ब्रेक इवन पे, यानी कि ब्रेक इवन यूनिट्स। तो मैं क्या करूं कि कंपनी के ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करूं और उसको किससे कंपेयर कर लूं, कंपनी के एक्चुअल यूनिट से, कि कंपनी को ब्रेक इवन पे आने के लिए कितने यूनिट्स चाहिए थे, 10, और एक्चुअल यूनिट्स कितने बना रही है, 12। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब के ब्रेक इवन से जितने ज्यादा एडिशनल यूनिट्स में बना रहा हूंगा वो मुझे क्या दे देंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं क्या करूं, कंपनी के एक्चुअल यूनिट्स उठाऊं, उसमें से ब्रेक इवन यूनिट्स को माइनस कर दूं, जितने एडिशनल यूनिट्स मैं एक्चुअली बना रहा हूं वो मेरे होंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम सीवीपी एनालिसिस तो परफॉर्म करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले हम एनालिसिस करते हैं, और ब्रेक इवन यूनिट्स भी हम पहले कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल सेल तो आती है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जब हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स होते ही नहीं है तो हम उसमें से ब्रेक इवन यूनिट्स माइनस कैसे करें। तो बात ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स नहीं होते, लेकिन एस्टिमेटेड या कंपनी के एक्सपेक्टेड यूनिट्स तो होते हैं ना, कंपनी ने ये तो सोचा हुआ होता है ना कि हम कितने यूनिट्स बना के सेल करेंगे पूरे साल में। ऐसा तो नहीं है कि अगर ब्रेक इवन पे आने के लिए 10 यूनिट्स चाहिए तो मेरी कंपनी 10 यूनिट्स ही बना के सेल करे पूरे साल में। नहीं, कंपनी का टारगेट होगा कि उससे ज्यादा ही बना के सेल करे। तो बहरहाल कंपनी के पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एक्चुअल यूनिट्स नहीं, लेकिन बजटेड यूनिट्स तो होते ही हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जब भी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एनालिसिस कर रहा हूँ तो एक्चुअल यूनिट्स की जगह बजटेड यूनिट्स में से ब्रेक इवन यूनिट्स माइनस कर दूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी कितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगी पूरे साल के अंदर, ब्रेक इवन से ज्यादा कितने यूनिट्स बनाएगी, जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगी वो मुझे अनफेवरेबल पोजीशन से सेव करेंगे और वो होंगे मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। तो हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा काम है, आप कंपनी के एक्चुअल या बजटेड यूनिट्स उठाएं। ये हमारे पास एक्चुअल या बजटेड यूनिट्स दिए हुए हैं, मतलब कि अगर स्टार्ट ऑफ ईयर बात करूं तो मेरी कंपनी ने सोचा था कि हम 1400 यूनिट्स बनाएंगे, और मैंने डेटा के थ्रू कैलकुलेट किया कि पूरे साल में हमें ब्रेक इवन पे आने के लिए कितने यूनिट्स चाहिए, 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स ब्रेक इवन पे आने के लिए चाहिए, यानी कि अनफेवरेबल पोजीशन 1000 पे है। मैंने क्या सोचा है कि मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा, 1400 यूनिट्स। तो कितने यूनिट्स मुझे अनफेवरेबल पोजीशन से सेव करेंगे, जो ये एडिशनल 400 यूनिट्स हैं ये मुझे अनफेवरेबल पोजीशन से सेव करेंगे, ये मुझे सेफ्टी देंगे। तो ये कहलाते हैं मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। ठीक है, सेम अगर मुझे यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। 2500 बजटेड यूनिट्स हैं, इसमें से 2000 यूनिट्स ब्रेक इवन पे आने के लिए चाहिए, तो इसका मतलब कितने यूनिट्स मुझे सेव करेंगे, 500 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, ये है 500 यूनिट्स। ये हमारे पास हो गया पहला कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड, जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो क्या कहलाएगा या क्या होगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के अंदर ये देखेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ सेल्स ने हमें अनफेवरेबल पोजीशन से सेव किया हुआ है। अनफेवरेबल पोजीशन अगेन कहाँ पे होगी, ब्रेक इवन पे। तो मैं क्या करूं, ब्रेक इवन सेल्स उठाऊं और उसको किससे कंपेयर करूं, कंपनी की एक्चुअल या फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर में कर रहा हूं तो बजटेड सेल्स से। तो मैं ब्रेक इवन सेल्स से जितनी डॉलर अमाउंट की ज्यादा सेल्स जनरेट कर रहा हूं वो सेल्स मुझे अनफेवरेबल पोजीशन से सेव करेंगी और वही मेरी कहलाएंगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो फॉर्मूला अगेन वही सिंपल, या तो एक्चुअल या बजटेड सेल्स आप ले लें और उसमें से माइनस कर दें कंपनी की अनफेवरेबल पोजीशन यानी कि ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी की जो बजटेड सेल्स थी 2,80,000 की थी और मुझे अनफेवरेबल पोजीशन पे कितनी सेल्स जनरेट करनी थी, $2,00,000 की। $2,00,000 की सेल्स अनफेवरेबल पोजीशन पे थी और मैं एक्चुअली जनरेट कर रहा हूँ 2,80,000 की सेल्स। तो ये जो एडिशनल 80,000 की सेल्स है इसने मुझे अनफेवरेबल पोजीशन से सेव किया हुआ है, ये कहलाएगी मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, कैसे कैलकुलेट होगी, 3,75,000 की यहाँ पे मेरे पास बजटेड सेल्स है और ब्रेक इवन पे आने के लिए मुझे चाहिए थी $3,00,000 की सेल्स, मतलब जो $75,000 की ज्यादा सेल्स में जनरेट कर रहा हूं ये है मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास दो कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का या मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के अंदर हम ये देखते हैं कि जो यूनिट्स हम टोटली बना रहे हैं या पूरे साल में बना सकते हैं, मतलब कि एक्चुअल यूनिट्स या बजटेड यूनिट्स, उसमें से कितने परसेंट यूनिट्स ने हमें सेव किया हुआ है, ये कहलाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। जितने यूनिट्स ने हमें सेव किया हुआ है उसको आप कंपेयर कर लो या उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, किसकी परसेंटेज में, जो टोटल यूनिट्स कंपनी पूरे साल में बना रही है या बना सकती है। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट्स जो बना सकती है या बना रही है उसमें से कितने परसेंट यूनिट्स ने आपको सेव किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 400 यूनिट्स ने सपोज हमें सेव किया हुआ है, सपोज के एक्चुअल हमें 400 यूनिट्स ने सेव किया हुआ है। कितने यूनिट्स में से कंपनी पूरे साल में कितनी यूनिट्स बना सकती थी, 1400 यूनिट्स में से। तो अगर मैं 1400 को डिनोमिनेटर में रखूं और 400 को न्यूमरेटर में और उसको डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 28.57% यूनिट्स ने हमें सेव किया हुआ है अनफेवरेबल पोजीशन से। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल या बजटेड यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स हमें क्या बताता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज हमें दो चीजें बताता है। नंबर वन, जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज होगी उतने ज्यादा यूनिट्स ने हमें सेव किया हुआ होगा, उतना ज्यादा हमारा जो ऑपरेशन है वो सेफ होगा और रिस्की नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो उसके उसके अंदर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होकर सेल हो रहे हैं उसमें से सिर्फ 5% या 10% यूनिट्स ने सेव किया हुआ है कंपनी को फ्रॉम अनफेवरेबल पोजीशन, तो इसका मतलब वहां पे रिस्क ज्यादा है और ऑपरेशन ज्यादा रिस्की है, सेफ्टी कम है। लेकिन अगर 25%, 30%, 50% यूनिट्स ने कंपनी को सेव किया हुआ है, यानी कि 50% यूनिट्स कंपनी अनफेवरेबल पोजीशन से ज्यादा बना रही है, तो इसका मतलब वहां पे सेफ्टी बहुत ज्यादा है और रिस्क कम है। पहली चीज तो ये बताती है कि जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो होगा उतनी ज्यादा सेफ्टी होगी। दूसरी चीज रिलेटेड है नेक्स्ट फॉर्मूले से जो हमारे पास प्रॉफिट का है, तो वो हम जब नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे वहां पे आपको नजर आ जाएगा कि जितना ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज होगा
कंपनी का प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होने का चांस है, या उतना ही ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कंपनी को ब्रेक इवन पे आने के लिए जो यूनिट्स चाहिए, कंपनी उससे अगर ज्यादा यूनिट्स, काफी ज्यादा यूनिट्स बना रही है, तो जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो जहां ज्यादा होगा वहां प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जहां रेशियो कम होगा वहां प्रॉफिट भी कम होगा। जब आगे फॉर्मूले पे जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हमारे पास सिर्फ यूनिट्स के थ्रू कैलकुलेट नहीं होता, हम इसको सेल्स के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो या परसेंटेज का फॉर्मूला मेरे पास सेल्स के अंदर भी आ सकता है या सेल्स के थ्रू भी आ सकता है। आंसर दोनों में एग्जैक्ट सेम आएगा। अगर सेल्स के थ्रू कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, ठीक है, इसको डॉलर भी कह सकता हूं या मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स भी कह सकता हूं, उसको मैं डिवाइड कर दूं कंपनी की एक्चुअल या बजटेड सेल्स से। आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी है कंपनी की, $80,000 की, और एक्चुअल सेल्स कंपनी की कितनी है, 2,80,000 की। तो अगर मैं 80,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 कर दूं तो भी मेरे पास एग्जैक्ट 28.57% आएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। यूनिट्स में भी होता है और परसेंटेज में भी होता है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज मुझे कैलकुलेट करनी है, पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यूनिट्स के थ्रू। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स 500 थे और बजटेड यूनिट्स थे 2,500, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा 20%। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ सेल्स के थ्रू, तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हैं 75,000 और बजटेड सेल्स हैं 375,000। 75,000 डिवाइड बाय 375,000, अगेन आपके पास आ जाएगा 20%। तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। अब जो चौथा हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी का नहीं है, लेकिन वो ड्राइव मार्जिन ऑफ सेफ्टी से होता है। वो हमारे पास कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूजिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स यूज करके हम कैसे कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी प्रॉफिट यहाँ पे आएगा वो हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हमने टैक्स को इन्वॉल्व नहीं किया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आ ही नहीं सकता। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए आ जाएगा, और अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए तो उसमें से टैक्स की परसेंटेज माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इस फॉर्मूले पे जाने के लिए या ये फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि देखिए याद करने की आपको जरूरत नहीं है वाला फॉर्मूला, अगर आपको वाला फॉर्मूला खुद बनाना है तो हमें सिर्फ अपना ब्रेक इवन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल करना है। वो आपने रिकॉल कर लिया, आपको खुद ही ये फॉर्मूला आ जाएगा, आप खुद इसको बना के इजीली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा था वो क्या था, मैंने आपको ये बात बताई थी कि कंपनी ब्रेक इवन पे कब आती है, कि जब कंपनी का प्रॉफिट जीरो हो जाए। प्रॉफिट कब जीरो होगा, जब कंपनी का टोटल रेवेन्यू एग्जैक्ट टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। मतलब इन शॉर्ट कंपनी अपने रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को टोटली कवर कर ले तो रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट जीरो आ जाएगा। अब अगर कंपनी को अपनी रेवेन्यू से दोनों कॉस्ट कवर करनी होती है तो कंपनी क्या करती है, जब अपना कोई भी यूनिट सेल करती है तो उसकी सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा ही चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई यूनिट सेल होता है वो अपनी सेलिंग प्राइस में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली कवर कर लेता है, और जो भी एडिशनल अमाउंट कंपनी को बचती है जो कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाता है, वो कहां पे कंट्रीब्यूट होता है या किस चीज के लिए यूज होता है, वो यूज होता है कंपनी की फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। जैसे कि
यहाँ पे कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट $150 थी, तो कंपनी $150 सेलिंग प्राइस नहीं रखती, इससे ज्यादा रखती है। जैसे कंपनी ने $200 रखी थी, तो जो भी एडिशनल अमाउंट, अब जब भी ये यूनिट सेल होगा तो ये अपनी सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली कवर कर लेगा, और जो भी एडिशनल अमाउंट बचेगी $50, वो किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट होगी, इस फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। कंपनी यूनिट्स बना के सेल करती रहेगी, और वो $50 जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है हर यूनिट का जमा होता रहेगा, अनटिल एंड अनलेस के एक पॉइंट आए जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जैक्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो उस केस में आपके जो यूनिट्स थे, जितने आपने यूनिट्स बना के सेल किए, उन्होंने अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी और कंपनी की फिक्स कॉस्ट भी कवर कर दी, और आप जीरो प्रॉफिट पे आ गए। कहने का मकसद ये है कि ब्रेक इवन तक कंपनी जितने भी यूनिट्स बना के सेल कर रही होती है, उन यूनिट्स को अपनी सेलिंग प्राइस में से दो चीजें कवर करनी होती है। नंबर वन, वेरिएबल कॉस्ट, जैसे यूनिट सेल होता है सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन जाता है। वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस चीज के लिए यूज होता है, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, अब कंपनी आ गई ब्रेक इवन पॉइंट पे, जहां पे कंपनी की पूरी फिक्स कॉस्ट कवर हो चुकी है। तो अगर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एक यूनिट भी एडिशनल बनाती है, ब्रेक इवन यूनिट्स पे आ गई ना, अब उसके बाद एडिशनल एक यूनिट भी बनाती है, तो उस एडिशनल एक यूनिट की सेलिंग प्राइस से कंपनी को क्या क्या कवर करना पड़ेगा, कंपनी को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों कवर करनी पड़ेंगी? नहीं, कंपनी ब्रेक इवन के बाद अगर एक एडिशनल यूनिट भी बनाती है, उसको अपनी सेलिंग प्राइस से सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी होगी। क्यों? क्योंकि बाकी कंपनी की फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। ठीक है ना, तो कंपनी ब्रेक इवन के बाद जब भी एक एडिशनल यूनिट बनाएगी, उसको अपनी सेलिंग प्राइस से सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी पड़ेगी, और जो भी उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, अब उसके अब वो किसी भी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए यूज नहीं होगा। वो कहां जाएगा, वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन चला जाएगा कंपनी के प्रॉफिट में। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी बात को कंक्लूड करूं, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं, या मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद एक भी यूनिट एडिशनल यूनिट बनाती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्टली कहां चला जाता है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो अगर कंपनी को अपना टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो क्या करे, कंपनी ब्रेक इवन यूनिट से जितने भी एडिशनल यूनिट्स बना रही है, वो कौन से कहलाते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। तो कंपनी ब्रेक इवन से जितने भी ज्यादा यूनिट्स बना रही है, मतलब के मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, उन सारे यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो कहां जाएगा, कंपनी के प्रॉफिट में। तो कंपनी को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है यूजिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, तो कंपनी क्या करे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स जो है ब्रेक इवन से एडिशनल जो भी यूनिट्स कंपनी बना रही है, उनको क्या करे, मल्टीप्लाई कर दे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से, तो कंपनी के पास डायरेक्टली उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो कंपनी कितने एडिशनल यूनिट्स बना रही है, 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स कंपनी एडिशनल बना रही है, ब्रेक इवन से ज्यादा। इन 400 यूनिट्स की जो भी सेलिंग प्राइस होगी, उस सेलिंग प्राइस में से हर यूनिट को सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी होगी। मतलब कि इन 400 यूनिट्स का जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, वो फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए नहीं चाहिए, वो पूरा का पूरा कहां जाएगा, प्रॉफिट के अंदर। तो इसका मतलब इन 400 यूनिट का जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है, वही कंपनी का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो मैं क्या करूं, 400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, 200 माइनस 150, तो ये हो गया 400 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स टू $20,000। $20,000 ये आ गया यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है, कभी भी कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो कंपनी क्या करे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के थ्रू। तो कंपनी जो भी एडिशनल यूनिट्स बना रही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ज्यादा, ब्रेक इवन यूनिट से ज्यादा यूनिट्स, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो भी यूनिट्स है,
उनको उनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सिंपल सी बात है कि ब्रेक इवन यूनिट से जितने भी यूनिट्स बना रही थी वो सारे यूनिट्स अपना जो सेलिंग प्राइस थी उससे अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहे थे, और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो सारा का सारा कहाँ जा रहा था, फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो उसमें से तो प्रॉफिट बच ही नहीं रहा था। लेकिन जब ब्रेक इवन पे पहुंच गई, पूरी की पूरी वेरिएबल कॉस्ट के साथ फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी कवर हो गई। अब उसके बाद एक भी एडिशनल यूनिट बनाती है उसको सिर्फ अपनी सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट कवर करनी है, और जो भी उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा उससे फिक्स कॉस्ट कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी कवर हो चुकी है। तो हर एक एडिशनल यूनिट का जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचेगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट में। तो कंपनी ब्रेक इवन से जितने भी ज्यादा यूनिट्स बना रही है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, उनको उनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे तो कंपनी के पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे होगी, यहाँ पे कंपनी 1400 यूनिट्स बना रही थी, कंपनी की जो सेल्स थी, सेलिंग प्राइस थी कंपनी की $200 और कंपनी यूनिट्स बना रही थी 1400। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास सेल्स आ जाएगी 2,80,000, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी $150 मल्टीप्लाई बाय 1400, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 150 मल्टीप्लाई बाय 1400, 2,10,000, और मेरे पास फिक्स कॉस्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगी 50,000, 2,10,000 और 50,000, ये हो गया 2,08,000, और प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मेरे पास आ गया 20,000, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स चाहिए तो इसमें से टैक्स की परसेंटेज जो भी वो माइनस कर दें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूजिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि भाई कंपनी को ब्रेक इवन पे आने के लिए जितने भी यूनिट्स चाहिए थे ना, ये 2000 यूनिट्स चाहिए थे, ये 2000 यूनिट्स क्या कर रहे थे कि जो भी यूनिट सेल हो रहा था वो सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रहा था, और जो भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच रहा था वो सारा का सारा फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए जा रहा था। तो इन 2000 यूनिट्स ने हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया। इससे जो ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं हम, एडिशनल यूनिट्स, यानी कि 500 यूनिट्स, इन 500 यूनिट्स को अपनी सेलिंग प्राइस में से 150 में से सिर्फ $120 वेरिएबल कॉस्ट ही कवर करनी थी, और जो भी एडिशनल अमाउंट बच रही थी यानी कि हर यूनिट पे $30, वो कहां पे जा रही थी, उससे फिक्स कॉस्ट तो है ही नहीं कुछ भी कवर करने के लिए, फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुकी है इन 2000 यूनिट से। तो वो $30 हर यूनिट पे जो अमाउंट बच रही थी यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वो जा रहा था प्रॉफिट के अंदर। तो एक यूनिट का $30, 500 यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन गया हमारे पास $1,500, ये पूरा का पूरा $1,500 हमारे पास प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो क्या करा हमने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अगेन अगर इसको वेरीफाई करना है, इसको भी वेरीफाई करना है तो हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। सेल्स हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, सेल्स हमारे पास यहाँ पे है $150 के हिसाब से 2,500 यूनिट्स, 2,500, 150 मल्टीप्लाई बाय 2,500, ये हो गया मेरे पास 3,75,000, और 120 मल्टीप्लाई बाय 2,500, ये हो गया मेरे पास 3,75,000, ये आ गया। और फिक्स कॉस्ट यहाँ पे मैंने माइनस कर दी 60,000, तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया डायरेक्टली $15,000। तो ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन या सारे टॉपिक्स पूरे हो गए, और सीवीपी एनालिसिस के अंदर यहाँ पे हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट एनालिसिस भी पूरी हो गई।
लास्ट छोटा सा इसका रिकैप देख लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, एक्चुअल या बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स, एक्चुअल या बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल या बजटेड यूनिट्स, या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल या बजटेड सेल्स। और लास्ट अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूजिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, तो क्या करो, जितने भी ब्रेक इवन से ज्यादा यूनिट्स बना रहे हो यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, उनको मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है कि ये जो हमने यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैलकुलेट की है, इसका एक फॉर्मूला हमारे पास और हो सकता है, यहाँ पे मैं बीच में लिख देता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स जो हमने कैलकुलेट की है, एक फॉर्मूला उसका और हो सकता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि आप क्या करो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स जो कैलकुलेट किया था उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो भी आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं इस वाले डेटा का देखूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स थे मेरे पास 400 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट $200, तो ये मेरे पास आ जाएगा 80,000। और अगर मैं दूसरा वाला क्वेश्चन देखूं, ये वाला क्वेश्चन देखूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट से मेरे पास 500 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है मेरे पास 150, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय 150 यानी कि $75,000। तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ जो कि नॉर्मल फॉर्मूला है, या फिर अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है तो उसको डायरेक्टली मैं सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास सीवीपी एनालिसिस का सिंगल प्रोडक्ट एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।